नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सेना में सेवारत सैनिकों और सर्विस मतदाताओं को जारी मत पत्रों पर फर्जी मतदान करने का लगाया आरोप, मतों को निरस्त करने की मांग। एसडीआरएफ के जवान ने की अफ्रीका की चोटी फतेह, लौटने पर कमानाधिकारी ने किया स्वागत। दून पुलिस ने वंशिका हत्याकांड का किया खुलासा, मृतिका से सोशल मीडिया पर कमेंट पर हुई थी कहासुनी। हल्द्वानी में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई आईटीबीपी के जवान की मौत। मसूरी की झील में मिला श्रीनगर की सोनाली का शव, हत्या आत्महत्या में उलझी पुलिस। चैन चोर 3 बुजुर्ग महिलाओं के साथ एक व्यक्ति को डोईवाला पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान हुआ है, जिसके बाद 10 मार्च को मतगणना की तैयारियां चल रही हैं। इस बीच पोस्टल बैलेट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कई सवाल खड़े किए हैं। 3 दिन में 2 बार ट्वीट कर हरीश रावत ने लालकुआ विधानसभा सीट में सरकारी कर्मचारियों और पुलिस को पोस्टल बैलेट न पहुंचने का मामला उठाया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यह भी कहा है कि ये मामला सीधे सीधे उनके राजनीतिक भविष्य से जुड़ा हुआ है, लिहाजा वे अपनी आवाज को ठीक से नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन हरीश रावत का ये कहना है कि आखिर लालकुआ विधानसभा में पोस्टल बैलेट क्यों नहीं पहुंचे हैं। सूचना बड़ी चिंताजनक है, क्योंकि ये लोगों के अधिकार का भी सवाल है और एक बोर्ड से सरकारें बनती बिगड़ती हैं। तो ये गंभीर मामला है और बहुत दोनों वाहनियां जो हमारी रुद्रपुर में है उसमें 1-2 विधानसभा क्षेत्रों के बैलेट नहीं पहुंचे हैं, जिसमें शायद हमारा बाजपुर भी है। लालकुआ नहीं पहुंचे दोनों जगह, लालकुआ 56 के। प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि निर्वाचन आयोग द्वारा सेना में सेवारत सैनिकों, सर्विस मतदाताओं को डाक मत पत्र जारी करते हुए मतदान की सुविधा प्रदान की जाती है, लेकिन संज्ञान में आया है कि विभिन्न जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा निर्गत किए गए सर्विस मतदाताओं के पोस्टल बैलेट की सूची में ऐसे नाम विद्यमान है जो या तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या लंबे अवकाश पर हैं और दिवंगत हो चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उनके पास इस आशय की पुख्ता जानकारी है कि उपरोक्त श्रेणी के मतदाताओं के नाम पोस्टल बैलेट की मतदाता सूची में अंकित है। में जाते रहते हैं और इस बार भी बड़े उत्साह के साथ हमारे सभी कार्यकर्ता मतगणना में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। मतगणना में जो विशेष योगदान है आज की स्थिति में, वो है जो सर्विस और पोस्टल बैलेट उनका, और उस बारे में हम जो लीगल असिस्टेंट हमें करते हैं उनसे भी हम राय मशविरा कर रहे हैं और उन वोटों को हर तरह से जांचने परखने की जो प्रक्रिया है वो महत्वपूर्ण है। इसलिए हम हमारे जो मतगणना स्थल में जाने वाले लोग हैं जो पोस्टल बैलेट के टेबल पर बैठेंगे, उनको विशेष रूप से यहाँ से ये हिदायत जारी करेंगे कि उन पोस्टल बैलेटों को कैसे जांचा जाए, जो कि तमाम आपने देखा होगा कि कितनी शंकाएं बाजार में तैर रही हैं, कोई वीडियो बाजार में तैर रहे हैं। हमारे पास ऐसे भी प्रमाण है कि जो लोग रिटायर होके घर आए हुए हैं वो उनके भी वोट पोस्टल वोट वहाँ जा रखे हैं, वो वोट पढ़ के आ रहे हैं, तो वोट टिक करके आ रहे हैं। तो ये गंभीर मामले हैं और हमने इसकी बृहद योजना बना रखी है कि हम इन जो गलत तरीके से डाले गए वोट हैं उनको कैसे रुकाएं। उत्तराखंड की शांत वादियों में दिनों दिन अपराध के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। बीते रोज देहरादून में छात्रा के मर्डर के बाद कल मसूरी में एक किशोरी का शव मिला है। नाबालिग किशोरी का शव मसूरी झील से बरामद किया गया है, जिसके बाद से ही क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों ने शव मिलने की सूचना मसूरी पुलिस को दी। सूचना के बाद कोतवाल गिरीश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को झील से निकालकर कब्जे में लिया। शव की शिनाख्त श्रीनगर गढ़वाल के श्रीकोट निवासी सोनाली के रूप में हुई है। पुलिस और अधिक जानकारी के लिए लगातार आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मसूरी कोतवाल गिरीश चंद्र शर्मा ने बताया कि कल सुबह करीब 7 से 8 बजे के बीच में सोनाली नाम की किशोरी मसूरी झील के मुख्य गेट पर पहुंची थी। उसने वहां मौजूद सफाई कर्मचारी से झील जाने के लिए मुख्य गेट को खोलने की बात पूछी, जिस पर सफाई कर्मचारी ने उसे बताया कि गेट 10 बजे खुलेगा। जिसके बाद सोनाली मुख्य गेट से छलांग लगाकर झील की ओर चली गई। झील के पास लगे सीसीटीवी कैमरों से पता चला कि नाबालिग किशोरी झील की ओर गई। सीसीटीवी में किशोरी के हाथ में मोबाइल देखा जा रहा था। काफी खोजबीन के बाद मोबाइल झील से बरामद हुआ है। मोबाइल से ही उसकी पहचान श्रीनगर गढ़वाल के श्रीकोट की सोनाली के रूप में हुई है।
हाँ, आज सुबह हमें इस बात की जानकारी मिली थी करीब 9:30 बजे के लगभग कि एक बच्ची का शव झील में तैर रहा है। तो इस पर मौके पे आए हैं और बच्ची का अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है और सीसीटीवी कैमरा देखने से लगता है कि ये सुबह 8:30 बजे के लगभग अकेले आई थी और इसने गेट कूद के आई है। संभवतः ये दुर्घटना भी हो सकती है या ये जानबूझकर भी किया जा सकता है। अभी बच्ची की शिनाख्त नहीं हो पाई है, उसका प्रयास कर रहे हैं और इसकी जांच कर रहे हैं। कहना था कि मैंने इसको मना किया था लेकिन ये सुनने को नहीं थी राजी। मतलब इसने कुछ सुना ही नहीं कि ये मत जा कहना या वो करना, उसने सुना ही नहीं बिल्कुल भी। और जैसे ही वो झाड़ू लगाने के लिए पीछे गया तो उसने कुर्सी रख करके और गेट लांघ करके वो आ गई, जो सीसीटीवी में भी दिखाई दे रहा है। प्राय देखने में आता है कि डूबने के बाद जब ज़्यादा पानी भर जाता है पेट में या फेफड़ों में तो झाग कभी कभी निकल आता है। फिलहाल बॉडी को पोस्टमार्टम जी, पोस्टमार्टम पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है और शिनाख्त के बाद इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। दून पुलिस ने वंशिका हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बताया कि 1 महीने पहले मृतिका से उसकी सोशल मीडिया पर कमेंट पर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद बीती गुरुवार 3 मार्च को कॉलेज के खुलने पर शाम के समय आदित्य की मुलाकात कॉलेज के गेट के सामने वंशिका से हुई और उन दोनों के बीच फिर से इस बात को लेकर कहासुनी हो गई। वंशिका ने मौके पर अपने परिचित सीनियर छात्रों को बुला लिया, जिनके द्वारा आदित्य को डरा धमका कर उसे जबरदस्ती वंशिका के पैर छूकर माफी मंगवाई गई। आदित्य का कहना है कि इसके बाद वो आवेश में आ गया और वो अपने पास रखे तमंचे को लेकर वापस कॉलेज के पास आया। कॉलेज के पास ही स्थित एक दुकान में उसे वंशिका मिली, जहां आदित्य ने वंशिका को तमंचा दिखाकर उन लोगों को बुलाने की बात कही। इसी दौरान उन दोनों के बीच कहासुनी हो गई और आदित्य ने वंशिका को गोली मार दी और पकड़े जाने के डर से वो अपनी मोटरसाइकिल और तमंचा मौके पर ही छोड़कर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त बाइक, तमंचा और मोबाइल बरामद कर लिया है। आरोपी ने बताया कि उसने तमंचा सहारनपुर से खरीदा था। डोईवाला के एडीआरएफ मुख्यालय में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को 3 दिन में सफलतापूर्वक फतह करके उत्तराखंड और देश के साथ एसडीआरएफ का नाम रोशन करने पर एसडीआरएफ सम्मान समारोह में एसडीआरएफ के कमानाधिकारी मणिकांत मिश्रा ने राजेंद्र नाथ की सफलता को बेहद उत्साहित करने वाला टास्क बताते हुए कहा कि एसडीआरएफ हमेशा से चुनौतियों को चुनता है और उसे सफलतापूर्वक अंजाम देता है। राजेंद्र नाथ पूर्व में भी 2 बार चोटियों को फतह कर चुके हैं और आगे भी एसडीआरएफ उनके हौसले को बढ़ाएगी। जय हिंद। और ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। 5895 मीटर इसकी हाइट है और वहाँ पर बहुत ही विषम परिस्थितियाँ हैं। हवाएं बहुत तेज़ 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और विजिबिलिटी शून्य रहती है कभी कभी। और वहाँ पर बहुत ही मतलब दुर्गम स्थिति है वहाँ पर। फिर भी मेरे द्वारा वहाँ पे सबमिट किया गया, डबल सबमिट किया गया और बड़ा रिकॉर्ड बना वहाँ पे और मुझे बड़ा सम्मान मिला वहाँ पे कि आप हिंदुस्तान से आए हो और आपने बहुत ही कम समय में यहाँ पे डबल सबमिट किया है। और मैं इसमें अपने अधिकारियों का बड़ा श्रेय देता हूँ कि जब भी मुझे किसी अनुमति की या किसी भी इक्विपमेंट क्लोथिंग की ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत पूरा मेरा सहयोग किया जाता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मुझे वहाँ का अनुभव मिलता है और हम लोग जो हाई एल्टीट्यूड में रेस्क्यू करते हैं तो बड़ी आसानी होती है इसमें। इससे पहले भी आपने कई टास्क अचीव किए? जी, इसके पहले मैंने अगस्त में 2021 में यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस को सबमिट किया है और वहाँ पे 6 दिन के अंदर 2 बार सबमिट करने वाला मैं इंडिया से पहला पुलिसकर्मी और पहला भारतीय बना हूँ। आगे जो भी टास्क आपको मिलेगा आपको उसको अचीव करना है? जी, बिल्कुल अचीव करना है और मुझे अपने देश, अपने राज्य, अपनी पुलिस, अपनी एसडीआरएफ का पूरे विश्व के 7 महाद्वीपों पर झंडा लहराना है। एसडीआरएफ के एक आरक्षी राजेंद्र नाथ द्वारा अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो का सफल आरोहण किया गया। आज उनका इसीलिए स्वागत में उनको एक पार्टी दी जा रही है। एसडीआरएफ के सक्रिय, कर्मठ और लगनशील लोगों में राजेंद्र नाथ हैं। पूर्व में भी इन्होंने कई चोटियों का सफल आरोहण किया है। आगे भी इनकी कई योजनाएं हैं जिसमें जो चोटियां हैं उनको सफल आरोहण करेंगे। हम सबकी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। माननीय पुलिस महानिदेशक सर को भी हम इनके लिए नगद पुरस्कार के लिए संस्तुति कर रहे हैं। एसडीआरएफ को इस तरीके से ट्रेन किया गया है पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा, जिसमें कि जो भी एसडीआरएफ को टास्क मिलेगा उसका सफलतापूर्वक निर्वहन करेगी। चमोली पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे द्वारा नशे और ड्रग्स के अवैध कारोबार को जड़ से खत्म करने का अभियान लगातार जारी है। नशा मुक्त चमोली के अभियान के तहत कोतवाली कर्णप्रयाग क्षेत्रांगत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री करने वालों पर एसओजी की टीम ने चेकिंग के दौरान नॉटी बैंड कर्णप्रयाग पार्क के पास एक व्यक्ति को 9.98 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरुद्ध कोतवाली कर्णप्रयाग पर एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।
अभियुक्त को वैधानिक कार्यवाही कर शुक्रवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अभियुक्त से बरामद माल की कीमत लगभग 80,000 रुपए आंकी जा रही है। डोईवाला पुलिस ने एक बार फिर गुड वर्क का नमूना पेश करते हुए पंजाब के 4 चेन चुराने वाले शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने वालों में 3 बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल है। ये सभी आरोपी पंजाब के निवासी हैं। डोईवाला कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक राज विक्रम पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 फरवरी को देहरादून के शास्त्री नगर निवासी डॉक्टर सुनील कुमार वर्मा ने डोईवाला कोतवाली में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि वो अपनी पत्नी किरण के साथ डोईवाला के हरिद्वार रोड स्थित नूनावाला गुरुद्वारे में मत्था टेकने आए थे और लंगर हॉल में किसी ने उनकी पत्नी के गले से सोने का मंगलसूत्र चोरी कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच टीम बनाई और जांच में जुट गई। शातिर चोरों का ये गिरोह फिर से 1 महीने बाद क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने पहुंचा तो पुलिस सतर्क हो गई, लेकिन 3 बुजुर्ग चोर महिलाओं के साथ एक व्यक्ति डोईवाला में चोरी की घटना को अंजाम देने से पहले ही डोईवाला पुलिस की टीम ने इस गिरोह को गिरफ्तार कर गुरुद्वारे से चुराई चेन भी बरामद की। घटना की जानकारी देते हुए वरिष्ठ उप निरीक्षक राज विक्रम पवार ने बताया कि सभी शातिर दिमाग के चोर हैं और पंजाब से आकर क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। अब सभी आरोपियों को उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उनको जेल भेज दिया गया है। दिनांक 1/2/2022 को एक डॉक्टर हैं शास्त्री नगर में रहते हैं, वो और उनकी मिसेज गुरुद्वारा नूनावाला में मत्था टेकने आए थे। जैसे वो लंगर की तरफ जाने लगे तो बाहर निकले तो उनका किसी ने मंगलसूत्र चोरी कर लिया। तुरंत फुटेज वगैरह जो पुलिस के द्वारा तुरंत कार्रवाई फुटेज वगैरह कलेक्शन किया गया और कल इस घटना में शामिल 3 महिलाएं और 1 पुरुष को उनके मंगलसूत्र सहित गिरफ्तार किया गया। कहाँ के आरोपी? ये आरोपी पंजाब के, पूरा इनका गैंग है। ये क्या करते हैं, जैसे ही आप भीड़ भाड़ वाली जगह में जाएंगे, किसी महिला को 2-3 महिलाएं ऐसे कवर कर लेंगी और धीरे से उसको निकाल के पीछे पकड़ा देंगे, पीछे वाला बाहर और पूरी टीम वहाँ से रफू चुकी। अब क्या कार्रवाई हुई? अब इनको इनके मुकदमा पहले लिखा होता है, इनको अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहाँ से माननीय न्यायालय द्वारा उन्हें सुद्धवाला जेल का आदेश दिया। सीओ पौड़ी प्रेमलाल टमटा ने कोतवाली पौड़ी का अर्धवार्षिक निरीक्षण करते हुए उपकरणों के रखरखाव और सही उपयोग की जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान सभी उपकरणों के उपयोग की जानकारी दी गई। सीओ पौड़ी प्रेमलाल टमटा ने बताया कि कोतवाली पौड़ी का निरीक्षण करते हुए अभिलेखों का रिकॉर्ड चेक करने के साथ ही व्यवस्थित रखरखाव के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोतवाली में जरूरत के अनुसार सभी उपकरण उपलब्ध है। सभी उपकरणों की जानकारी और रखरखाव का तरीका भी बताया गया। उन्होंने कहा कि आपदा या किसी घटना के दौरान उपकरणों के प्रयोग की जानकारी भी दी गई है। वर्ष में 2 बार राज्य अधिकारी द्वारा छपाई निरीक्षण किया जाता है, जिसमें थाने में सभी जितने असलाह होते हैं सभी चीज़ें उनका निरीक्षण किया जाता है कि कोई असलाह खराब तो नहीं या इनका रखरखाव सही है या नहीं है। जो भी वस्तु पुलिस लाइन से प्रदान की गई है उनका रखरखाव सही है या नहीं है, तो उस संबंध में निरीक्षण होता है। साथ साथ जो अभिलेख होते हैं उनका रिकॉर्ड भी चेक किया जाता है कि यह अपडेट है कि नहीं है। और जवानों को ये भी होता है कि उन जवानों को हम ये देखें कि वो जवान अपना कार्य सही कर रहे नहीं कर रहे। उनसे हम हैंडलिंग भी कराते हैं, वेपन से हैंडलिंग कराते हैं, उनको राइफलों के बारे में जानकारी दिलाते हैं। जैसे दरोगा लोग उनको पिस्तौल का खुलवाना भी उनसे करवाते हैं। ये सभी चीज़ें हम उसमें करवाते हैं और जो भी कमी यहाँ होते हैं उनको जो है आखिर में जो है जो थाने में जो कमी पाई जाती है उसके बारे में उनके लिए आगे के लिए लिख देते हैं। अल्मोड़ा जिले की विकासखंड सल्ट कूपी गांव में महिला को बीते मंगलवार को बाघ ने अपना निवाला बना दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने बुधवार को नेशनल हाईवे जाम कर दिया। वन विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग ने गांव में 2 पिंजरे लगा दिए हैं। ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए 2 रेंजों के 20 वनकर्मी क्षेत्र में लगातार गश्त कर रहे हैं। आक्रोशित ग्रामीणों की मांग पर वन विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए क्षेत्र में 2 पिंजरे लगाए हैं। बीते बुधवार देर रात से क्षेत्र के लोगों में बाघ के प्रति दहशत बनी हुई है। बाघ की आवाजाही का पता लगाने के लिए वन विभाग क्षेत्र में ट्रैप कैमरा लगाने की तैयारी भी कर रहा है। शुक्रवार को डीएफ अल्मोड़ा ने पीड़ित परिवार को 1 लाख की राहत राशि का चेक वितरण किया। ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए अल्मोड़ा वन प्रभाग और 84 रेंज के वन कर्मियों की 2 टीमें भी लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही हैं। हरिद्वार जिले के लक्सर में आए दिन चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला लक्सर रोड की हाईवे पर HR पब्लिक स्कूल के पास का है। यहाँ 3 मार्च की देर रात चोरों ने प्रोविजन स्टोर का ताला तोड़कर दुकान में रखे लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। दुकानदार को मामले की जानकारी कल सुबह मिली जब वो प्रोविजन स्टोर खोलने पहुंचे। जानकारी के मुताबिक हरिओम गुप्ता का लक्सर रोड की हाईवे पर HR पब्लिक स्कूल के पास प्रोविजन स्टोर है। गुरुवार रात को रोज की तरह हरिओम गुप्ता प्रोविजन स्टोर बंद करके अपने घर गए। तभी रात में अज्ञात चोरों ने उनके स्टोर पर हाथ साफ कर दिया, जिसकी जानकारी हरिओम गुप्ता ने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी और जांच पड़ताल की। आपको बता दें कि पिछले साल 9 नवंबर को भी हरिओम गुप्ता की दुकान में चोरी हुई थी। हरिओम गुप्ता ने लक्सर कोतवाली में अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दी। वहीं उन्होंने बताया कि उनका करीब 15 लाख रुपए का माल चोरी हो चुका है। इस चोरी के बाद वो पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। लक्सर कस्बा चौकी प्रभारी यशवीर नेगी ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। जाँच के बाद अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। कानपुर पुलिस ने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। मई 2021 में तत्कालीन उप शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा
कानपुर के आरोपी लोकेश कुमार निवासी बिजनौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद मामला कुछ और ही निकलकर सामने आया। ऐसे में पुलिस ने प्रीतम सिंह के खिलाफ ये कार्रवाई की है और उसे धामपुर से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस जांच में ये पता चला कि रणवीर उर्फ प्रीतम सिंह निवासी खुर्द खादराबाद थाना सियोहारा जिला बिजनौर के लोकेश कुमार के फर्जी प्रमाण पत्रों पर नौकरी कर रहा था, जबकि उसकी शैक्षिक योग्यता बहुत कम थी। वहीं प्रथम दृष्टया शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी यही लग रहा था कि लोकेश कुमार फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहा है, जबकि उसके डॉक्यूमेंट सही थे और प्रीतम सिंह उसके फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहा था। ऐसे में पुलिस फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे आरोपी प्रीतम सिंह को तलाश कर रही थी, जो काफी समय से फरार चल रहा था, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। लिहाजा मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी प्रीतम सिंह को धामपुर शहर जिला बिजनौर यूपी से गिरफ्तार कर लिया। कानपुर थाना प्रभारी संजीव थपलियाल ने बताया कि फर्जी कागजों के बलबूते पर आरोपी शिक्षा विभाग में नौकरी कर प्रीतम सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जिसे न्यायालय में पेश किया गया। उत्तरकाशी के नौगांव ब्लॉक के कंडाव गांव निवासी 18 वर्षीय आयुष कृष्ण नयन, जो उम्र बालकों की खेलने कूदने की होती है, उसी अवस्था में नयन श्रद्धालु को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराकर उनके आकर्षण का केंद्र बनते हैं। जिस बाल अवस्था में अन्य बाल गुरुजनों, माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद लेकर जीवन की सीख लेते हैं, उसी उम्र में कथावाचक नयन श्रद्धालु को परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। नयन अब तक वृंदावन, अयोध्या और उज्जैन सहित कई राज्यों में 10 से अधिक श्रीमद् भागवत कथाएं कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि बचपन से ही उनके दादा दादी उन्हें भगवान राम और कृष्ण की कथाएं सुनाते थे, जिससे उनका मन इस ओर मुड़ गया और ये उनका ही आशीर्वाद है कि वो आज लोगों को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करा रहे हैं। मसूरी में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने को लेकर नगर पालिका प्रशासन द्वारा कार्यवाही शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को मसूरी नगर पालिका प्रशासन द्वारा अधिशासी अधिकारी यूडी तिवारी और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अब्बास सिंह के नेतृत्व में मसूरी में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत दुकानों में इस्तेमाल होने वाली सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त किया गया। वहीं दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला गया। नगर पालिका क्षेत्र मसूरी में पॉलीथीन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है और हम यहाँ पे जहाँ भी व्यापारी से या सब्जी वालों से किसी भी पॉलीथीन मिलेगी उनके हम चालान के द्वारा वसूली और प्रतिबंध लगाएंगे। हमारे तो ये पॉलिसी है कि हम पॉलीथीन को पूर्ण रूप से प्रतिबंध करेंगे और उसमें जो है आगे की जो भी कार्रवाई करेंगे। कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।